गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बस थोड़ा हमारे विपिन पालीवाल सर का स्वास्थ्य थोड़ा खराब चल रहा है, लेकिन अब बेटर हैं और शायद एक दो दिन में आपके समक्ष आएंगे वो। और बच्चों, आपके कमेंट्स मुझे मिले और जो भी आपने उसमें हमें इम्प्रूवमेंट के लिए जो आपने बोला था वो हमने इम्प्रूव करने की कोशिश की है। शायद आज आपको उसमें वीडियो और अच्छा लगेगा। पिछली बार की जो क्लास मैंने की थी उस पे भी जो रिव्यूज़ मुझे मिले हैं तो वो अच्छे ही मिले हैं, लेकिन आज की क्लास में मैं और थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा उसमें। और आपको आशा करता हूं जो तरीका, जो एक टेक्निक मैंने आपको बताई थी अपने पिछले वीडियो में कि संविधान को अगर पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है, उसका फ्रेमवर्क कैसे समझना है, उसको याद कैसे रखना है, वो आपको लाइफ भर याद रहेगा। उसका तरीका क्या है, शायद आपको वो पसंद आया होगा। आज मैं आज अपनी दूसरी क्लास लेकर आया हूँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए शुरू करते हैं क्लास को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों, 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो पहला एक ऐसा विद्रोह था जो एक जॉइंट एफर्ट था नेशनलिस्ट की तरफ से, जो है इंडियन नेशनलिस्ट थे, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, उनकी तरफ से एक जॉइंट एफर्ट था, एक जॉइंट बैटल थी वो अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के खिलाफ। तो उस 1857 के विद्रोह ने ब्रिटेन को, पहले हिंदुस्तान भारत जो था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर काम करता था। ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था यहाँ पर काफी जगह पर, और वो ही एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी सब चीजों को कंट्रोल करते थे। लेकिन दोस्तों, 1857 का विद्रोह जो था उसने ब्रिटेन में, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है यूके में, उसको झंझोड़ के रख दिया और उनको सोचने पे मजबूर कर दिया कि अब किया क्या जाए। तो उसी क्रम में 1858 में जो भारत था वो ईस्ट इंडिया कंपनी से हट के डायरेक्ट क्वीन, क्राउन, ब्रिटेन की क्राउन के अंडर में आ गया। मतलब क्या कि अब जो देश भारत जो चलेगा वो सीधा ब्रिटेन से चलेगा, और ब्रिटेन का एक रिप्रेजेंटेटिव या अधिकारी बोल सकते हैं, या जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था वो था गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल के अंडर में सारी चीजें चलती थी, सारा कंट्रोल रहता था, और गवर्नर जनरल की जो जवाबदेही थी वो क्राउन को थी। तो इसी क्रम में जो पहला डेवलपमेंट हुआ एडमिनिस्ट्रेशन को लेके वो था 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1858 में क्राउन के पास सारी पावर्स आ गई थी। फिर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और ये जो एक्ट है, ये सारी चीजें ही मिलके जो आगे और भी एक्ट बने, जैसे आपका 1892 का एक्ट, आपका मिर्लो मोंटे रिफॉर्म्स, आपके मोंटे कैंसफोर्ड रिफॉर्म्स, आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, आपका उसके बाद के जो कैबिनेट मिशंस, इन ये सारे बेसिस थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे समझने के लिए कि क्या क्या चीजें स्टेजेस में बनी। तो दोस्तों, 1861 का जो बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है वो क्या है कि 1861 में पहली बार लेजिस्लेटिव काउंसिल का इंट्रोडक्शन हुआ। मतलब पहले जो था वो सिर्फ जो ऑफिसर्स थे वो चलाते थे, जो ऑफिशियल्स थे। लेकिन जब गवर्नर जनरल बनाया गया तो गवर्नर जनरल के बीच नीचे एक 12 मेंबर की लेजिस्लेटिव काउंसिल कमेटी काम करती थी। लेकिन ये बड़ा सोचने का विषय है कि ये भी एक दिखाने के लिए बनाया गया था। क्यों? क्योंकि वो 12 मेंबर जो कमेटी थी वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल्स उसमें मेंबर्स थे। ऑफिशियल मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स थे, और उनके वो सीधा रिपोर्ट करते थे गवर्नर जनरल को। तो पब्लिक की तरफ से कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट
नहीं था, या इंडियन नेशनलिस्ट की तरफ से कोई भी इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बिल्कुल भी। बिल्स कांट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल विदाउट प्रायर सैंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल। मतलब क्या? कमेटी तो आपने बना दी, लेजिस्लेटिव कमेटी 12 मेंबर की, लेकिन जो बिल जो प्रोड्यूस होते थे, जो काउंसिल में जो बिल्स जाते थे, जो विधेयक जाते थे, वो बिना गवर्नर जनरल के परमिशन के या अप्रूवल के सैंक्शन नहीं होते थे। तो इसका मतलब क्या कि आपने कमेटी तो बना दी, काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बना दिया, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए बनाया, क्योंकि जितनी भी पावर थी वो अभी भी गवर्नर जनरल के पास ही थी। vetoing the bills after they were passed or reserving them for consideration of crown। मतलब यहां भी कोई पावर नहीं है। अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने अगर कोई बिल पास करके भेजा है, तो या तो उसको वेटो पावर यूज करके उसको रोक लिया जाता था, या फिर क्राउन की रिकंसिडरेशन के लिए उसको रिजर्व कर लिया जाता था। मतलब ये कि कोई भी इंडिपेंडेंट पावर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल को नहीं दी गई थी। तीसरा, legislating ordinances which were to have the same authority as acts made by the legislative council। दोस्तों, आज जो करंट की अगर हम बात करें, आफ्टर 1950 जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, तो आज अगर आप देखेंगे तो एक प्रोविजन है कि प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, या गवर्नर ऑफ स्टेट जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, लेकिन उस ऑर्डिनेंस की एक लिमिट होती है, एक समय की सीमा होती है कि 6 महीने के अंदर अंदर जो विधानसभा है उसका बैठना जरूरी है और उस विधेयक को पास करना जरूरी है। अगर वो पास नहीं करता है तो उस विधेयक को खारिज मान लिया जाता है। लेकिन 1861 के एक्ट में लेजिस्लेटिव जो गवर्नर जनरल था वो खुद ही अपने ऑर्डिनेंस पास कर देता था, और वो बिल्कुल एज गुड एज जो एक्ट है, जो काउंसिल एक्ट पास कर रहा है, उसी के बराबर पावर होती थी उनकी। तो मतलब ये क्या है कि इसमें भी गवर्नर जनरल की अपनी पूरी हस्तक्षेप था और उसकी अपनी पूरी चलती थी, उसके पास ही सारी पावर्स थी। फिर आता है इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। क्यों? क्योंकि इसी में इंट्रोडक्शन हुआ था कि पहले क्या था, जो 12 मेंबर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल कमेटी जो बनाई गई थी, उसमें सारे ऑफिशियल मेंबर्स होते थे। ऑफिशियल मतलब जो ब्यूरोक्रेट्स होते थे वो मेंबर्स होते थे। लेकिन इस एक्ट में एक चीज नई इंट्रोड्यूस हुई कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स भी लिए जाएंगे। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कैसे? कि जो लोकल बॉडीज से होते थे, यूनिवर्सिटीज, लोकल बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, वहां से म्युनिसिपैलिटी, वहां से उन मेंबर्स को लिया जाएगा, वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स कहलाए जाएंगे। द काउंसिल वर टू हैव पावर्स टू डिस्कस एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर। एक चीज और इसमें हुई दोस्तों, एक चीज और इसमें आगे बढ़ी कि काउंसिल को पहले जो भी खर्चा हो रहा है या पैसा आ रहा है या जा रहा है, जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती थी, उस पर बहस करने की कोई भी पावर नहीं थी, या उस पर बात करने की या उस पर कोई एक्ट निकालने की कोई भी पावर नहीं हुआ करती थी। 1892 के एक्ट में उसको ये पावर दी गई कि आप जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन पे आप डिस्कशन कर सकते हैं कि कितना रेवेन्यू हुआ और कितना एक्सपेंडिचर हुआ। फिर आता है इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसको दोस्तों हम मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और माइलस्टोन रहा है हिस्ट्री में और कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में। ऐसा क्यों? क्योंकि सिर्फ एक यही एक्ट था जब सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हुई थी। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब कि जो कम्युनिटी रिप्रेजेंटेशन है मुस्लिम्स का, उसकी शुरुआत यहां से हुई थी। वो ऐसा क्यों हुआ था कि 1885 में कांग्रेस बन चुकी थी, कई सारी जो एसोसिएशन 1852 से लेके 1885 के बीच में बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी कि एक नए तरीके का एक जोश लोगों के अंदर आया था, और एक भावना कि जो हमें फ्रीडम चाहिए, वो भावना लोगों के अंदर, जो कॉमन मैन था उसके अंदर भी आने लगी थी।
तो इसके चलते इस क्रम में काफी एसोसिएशंस बनी, जैसे बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन बॉम्बे एसोसिएशन, इंडियन एसोसिएशन, अवध किसान सभा, इंडिया किसान सभा, डिफरेंट डिफरेंट लीडरशिप में, जैसे मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एम जी रानडे साहब, इन सब की उसमें बनी। और फिर 1885 में इन सारी एसोसिएशन को मिला के कांग्रेस का नाम दिया गया। तो कांग्रेस भी अपने अधिवेशन कर रही थी, कांग्रेस भी चल रही थी, लेकिन एक नई संस्था, एक नई पार्टी, एक नई ऑर्गेनाइजेशन ने जन्म लिया 1906 में, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद एक नई मांग होनी शुरू हुई कि हमें भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो उसका अंग्रेजों ने फायदा उठाया और 1909 के मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स में वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स लेकर आए। इलेक्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल एट सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड। पहले जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होते थे, यहां जो ऑफिशियल मेंबर्स होते थे लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो सिर्फ नॉमिनेटेड होते थे, उनको नॉमिनेट किया जाता था। अब दोस्तों आप इस चीज को समझते हैं कि जब नॉमिनेशन की बात आती है तो जो ब्लू आइड बॉय होगा, ब्लू आइड बॉय का मतलब जो जिसको पसंद होगा, जो उनके फेवर का आदमी होगा, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के फेवर का आदमी होगा, उसी को नॉमिनेट किया जाता था। लेकिन 1909 में इलेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ कि नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का इलेक्शन होगा। फिर साइज ऑफ द काउंसिल्स वर एनलार्ज्ड बाय इंक्लूडिंग इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। अब जाहिर सी बात है, जब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जब इलेक्शन होगा तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका साइज भी बढ़ गया, मतलब नंबर ऑफ सीट्स उसमें इंक्रीज हुई। फंक्शंस भी लेजिस्लेटिव काउंसिल के और ज्यादा बढ़ गए। कैसे? लाइक मूविंग रेजोल्यूशन ऑन बजट। मतलब पहले सिर्फ 1892 में एक चीज से शुरुआत हुई थी कि उनको एनुअल फाइनेंशियल स्टेट्स पे बहस या डिस्कशन करने की पावर दी गई थी, लेकिन 1909 में एक पावर और दे दी गई कि आप आर्म फोर्सेस, बजट, फॉरेन अफेयर्स, स्टेट्स के बारे में जो भी वहां उसका जो भी कार्य है, वहां पे जो भी होना है, उसका डिस्कशन भी उनको पावर्स करने की पावर्स मिल गई काउंसिल के अंदर। सेपरेट representation for Muslim communities which was synchronous with the formation of Muslim League। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग मुस्लिम लीग के स्थापना के बाद ही शुरू हुई और उसका पूरा फायदा उठाया गया, जिसको इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स जो थे उन्होंने बहुत अपोज किया, क्योंकि ये एक डिवाइड एंड रूल की एक कहानी शुरू कर रहा था ब्रिटेन एडमिनिस्ट्रेशन। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, इसको हम बोलते हैं मोंटेक-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटेक-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इस एक्ट में दोस्तों बहुत मेजर चीजें आई इस एक्ट में। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि यहीं से एक शुरुआत हुई थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम की एक बीज बोया गया था। हालांकि इस एक्ट में पार्लियामेंट्री सिस्टम को कभी इंट्रोड्यूस नहीं किया गया, लेकिन जो नेशनलिस्ट लीडर्स थे उन्होंने इसकी मांग करी। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मांग की किसकी? सेल्फ गवर्नमेंट। तब आपने इतिहास पढ़ा है, आपने उसमें सुना होगा होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो इसकी क्या रिकमेंडेशंस थी? डायरकी इन द प्रोविंसेस। दोस्तों डायरकी का क्या मतलब है? डायरकी का मतलब है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट sought to be introduced without involvement of governor. Subjects of administration were to be divided into two categories. आज की डेट में दोस्तों जो संविधान जो चल रहा है हमारा आज, जो 1950 में लागू हुआ था, मैंने जैसे आप पिछली क्लास में जो आपको एक कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किया था मैंने, रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। तो 3 तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं आज की डेट में, यूनियन सब्जेक्ट्स, स्टेट सब्जेक्ट्स एंड कंकरेंट लिस्ट। इन 3 पे यूनियन लिस्ट में जो है वो जो सब्जेक्ट्स है उसमें यूनियन लॉ बनाती है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं स्टेट लॉ बनाती है, और कंकरेंट लिस्ट ऐसे एक ऐसा
कॉमन वो है जिसमें स्टेट भी बना सकती है और सेंटर भी बना सकती है। लेकिन 1909 में जो चीज रखी गई वो ये रखी गई कि सेंटर और स्टेट के दो, सेंटर एंड प्रोविंसेस के दो सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स होंगे, सेंटर के सब्जेक्ट्स एंड प्रोविंशियल के सब्जेक्ट्स। रिलैक्सेशन ऑफ सेंट्रल कंट्रोल ओवर सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल इंडिया इंपॉर्टेंस, जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स थे जिनको ऑल इंडिया इंपॉर्टेंस दी जानी है वो सारे सेंटर के अंडर में थे, और जो प्रोविंसेस के थे वो, जो प्रोविंशियल थे वो सारे प्रोविंसेस के पास रखे गए। इंडियन लेजिस्लेचर मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव, बाइकैमरल वाज इंट्रोड्यूस्ड, इट वाज कंसिस्ट ऑफ अपर हाउस नेम द काउंसिल ऑफ स्टेट। लोकसभा और राज्यसभा की शुरुआत भी दोस्तों इसी एक्ट से हुई। काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो था वो क्या था, अपर हाउस, और लोअर हाउस जो था वो था लेजिस्लेटिव असेंबली। काउंसिल की सीट्स हुआ करती थी उस टाइम 60, जिसमें से 34 जो थे वो इलेक्टेड मेंबर्स होते थे, और उसकी असेंबली की जो सीट्स होती थी वो होती थी 144, जिसमें से 104 इलेक्टेड मेंबर्स होते थे। लेकिन दोस्तों ये चीज जो थी वो, जो मिर्लो मोंटे रिफॉर्म्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो प्रोविजन रखा था, इस एक्ट ने भी उन प्रोविजंस को आगे बढ़ाया। ये जो सीट्स जो रखी गई इसमें सेक्शन और जो कम्युनिटी उनके हिसाब से सीट्स को रिजर्व किया गया था। दोस्तों ये जो एक्ट था ये बिल्कुल एक्ट इंडियन नेशनलिस्ट हमारे जो लीडर्स थे उस टाइम, जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उन्होंने इस एक्ट को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था। उसका रीजन ये था कि सबसे पहला रीजन ये था कि इसमें जो गवर्नर जनरल था सारी पावर अभी भी उसी के पास थी। जो मिनिस्टर्स होते थे वो, जैसे आज की डेट में अगर हम देखें अंडर आर्टिकल 74 एंड 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लेकिन इस एक्ट में हर मिनिस्टर की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो ऑफिशियल मेंबर्स इलेक्ट किए जाते थे वो मिनिस्टर्स नहीं करते थे, वो गवर्नर जनरल करता था और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करता था, तो उनकी जवाबदेही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को होती थी। अब अगर किसी मिनिस्टर ने या काउंसिल ने अगर कोई बिल पास किया है तो गवर्नर जनरल उसको अपनी पावर्स यूज करके या तो उसको वेटो पावर में ले लेता था या फिर उसको रिजर्व कर देता था क्राउन के कंसिडर करने के लिए उसको रिजर्व कर देता था। और अगर कोई भी मिनिस्टर या काउंसिल ट्रांस रिजर्व सब्जेक्ट पे तो बहस कर ही नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि रिजर्व सब्जेक्ट्स पे जो डिसीजन लेने की पावर्स हैं वो गवर्नर जनरल और उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी के पास है, और जो बाकी ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं वो उस पर काउंसिल कर सकता है, उसको एडवाइस कर सकता है गवर्नर जनरल को। ये तो रही एक चीज। अब फाइनेंशियल मैटर्स जो थे वो रखे गए थे रिजर्व सब्जेक्ट्स में। अब दोस्तों जो काउंसिल है, काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनको अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, जैसे आज की डेट में होता है हर एमपी को एक फंड या एमएलए को फंड मिलता है अपने क्षेत्र का विकास करने के लिए, तो अगर उस दौरान उसको अगर फंड चाहिए होता था तो उस फंड पे, जैसे आज के डेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो ग्रांट्स और रिसिट्स पे जो डिस्कशंस होते हैं वो उस दौरान इस एक्ट के अंदर नहीं हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंशियल मैटर्स जो था वो रिजर्व सब्जेक्ट्स में आता था, इसलिए कोई भी मिनिस्टर या कोई भी मेंबर जो था काउंसिल का इलेक्टेड मेंबर, वो अपने क्षेत्र का कोई विकास नहीं कर पाता था। दोस्तों आज हम अपनी क्लास को यहीं समाप्त करते हैं और ये पार्ट 1 है। अगली क्लास में दोस्तों हम पढ़ेंगे और
इसको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम कंक्लूड करेंगे कि आगे की क्लास में जो चीज़ें आएंगी वो साइमन कमीशन हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हो गई, 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, कैबिनेट मिशन हो गया, क्रिप्स मिशन हो गया, और आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 हो गया। उसको भी हम डिटेल में इसी तरीके से पढ़ेंगे और मैं कोशिश करूंगा उसको आप तक पहुंचाने की, आपको अच्छे से उसको समझाने की। और एक चीज दोस्तों कि विपिन पालीवाल सर का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है और जल्दी वो आपके समक्ष उपस्थित होंगे अपनी अगली क्लास लेकर। और दोस्तों एक चीज और मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जल्द ही मैं एक लाइव क्लास लूंगा, और लेकिन उसकी सूचना हो सकता है कि जो मेरी अगली क्लास है इसका पार्ट 2 जो है वो शायद मैं लाइव लूँ, लेकिन उसकी सूचना मैं आपको पहले अपने इस चैनल के माध्यम से आपको दे दूंगा, ताकि आप लोग उसके लिए तैयार रहें। डेट और टाइम आपको सब उसमें मिल जाएगा। और दोस्तों इस वीडियो को या हमारे पिछले वीडियोस को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। गुड बाय, जय हिंद।